नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्राम समाज व विकास की टॉप 50 MCQs की जो हम सीरीज चला रहे हैं, इसका जो सेट नंबर 6 है, इसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अगेन। यानी कि सेट नंबर 6 में हम फिर से 50 सबसे बेहतरीन प्रश्न जो आपके ग्राम समाज व विकास के बन सकते हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो स्थापना है यह कब की गई थी, किस वर्ष में की गई थी, आपसे पूछा गया है। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर होने वाला है 1 जनवरी 1965 को। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 जनवरी 1965 को कृषि एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। आप इसे याद कर लीजिएगा। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1965 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था 18 नवंबर 2004 को। डेट आप याद कर लीजिएगा। 18 नवंबर 2004 को जो है किसकी अध्यक्षता में? तो MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में और राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था 18 नवंबर 2004 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अध्यक्षता भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन है MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम नीति आयोग के द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है, इसको नीति आयोग के द्वारा जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को शुरू किया गया था। ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था? तो देश के जो सबसे कम विकसित जिले हैं उनको जल्दी से उनका विकास करना। तो इसे आप याद कर लीजिए, यानी कि देश के जो सबसे कम विकसित जिले हैं उनको उनका विकास करने के लिए, उनकी रूपरेखा बदलने के लिए इस प्रोग्राम को नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था जनवरी 2018 में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और छत्तीसगढ़ की आपको उस स्वच्छ भारत अभियान की शुभंकर का नाम बताना है और जिनका लंबे समय की बीमारी से पीड़ित होने के कारण निधन हो गया। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो छत्तीसगढ़ की स्वच्छ भारत अभियान की शुभंकर का नाम था कुंवर बाई, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनको जो है छत्तीसगढ़ के स्वच्छ भारत अभियान का शुभंकर बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो कुंवर बाई थी, इन्होंने अपनी बकरियों को बेचकर जो है टॉयलेट्स का निर्माण करवाया था, जिस कारण से इनको जो है और छत्तीसगढ़ की स्वच्छ भारत अभियान का शुभंकर बना दिया गया था तथा हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इसी कारण से ये न्यूज़ में थी। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, कुंवर बाई। थोड़ा सा पुराना या करंट अफेयर्स का प्रश्न है, मुझे थोड़ा सा रिलेवेंट लगा, इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में सम्मिलित कर लिया है। अगला प्रश्न आपके सामने, कुंवर बाई आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे एरिया, उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले और जिनकी साक्षरता दर बहुत ही ज़्यादा कम है, उन जिलों में इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा तथा इसकी जो शुरुआत है की गई उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप इसे याद कर लीजिएगा। श्रावस्ती से जो है हाल ही में, यह 2022 के करंट अफेयर्स का आपका प्रश्न है। तो स्कूल चलो अभियान की जो शुरुआत है यह श्रावस्ती से की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथा यह जो आपका स्कूल चलो अभियान है यह महीने भर चलने वाला अभियान है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले जो जिले हैं और वहाँ पे यह कार्यक्रम चलाया जाएगा तथा इसी क्रम में इसकी जो शुरुआत है श्रावस्ती से की गई। तथा इसका उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का उद्देश्य है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन को सुनिश्चित करना। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। तथा यह जो अभियान है, यह अभियान कम साक्षरता दर वाले जिलों जैसे आपका श्रावस्ती हो गया, बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया, बदायूं हो गया, आरामपुर हो गया, यानी कि जो आपके उत्तर प्रदेश के कम साक्षरता दर वाले जिले हैं, जिनका नाम मैंने आपको बताया, इनमें जो है प्राथमिकता के तौर पर यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तथा इसकी शुरुआत जो आपकी श्रावस्ती से हाल ही में की गई। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई किसके विकास के लिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्र की जो स्थापना थी यह किसके विकास के लिए की गई थी? तो निर्यात उद्योगों के विकास के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्यात उद्योगों के विकास के लिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम यानी कि IWDP की शुरुआत जो है कब की गई थी? तो समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1989 से 1990 के मध्य की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक गट्ठे में जो है कितना इंच होता है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक गट्ठा जो होता है इसमें कितना इंच होता है। तो यहाँ पे एक गट्ठा की बात हो रही है, तो एक गट्ठा में आपका होता है 99 इंच, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। एक गट्ठा में आपका 99 इंच होता है। वहीं एक गट्ठा में कितना मीटर होता है, अभी इसे भी आप याद कर लीजिए। तो एक गट्ठा में आपका 2.51 मीटर होता है। पूरा अगर मान मैं आपको बताना चाहूँ तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 2.5146 मीटर होता है आपका एक गट्ठे में। तो ये मान आप याद कर लीजिएगा, 2.5146 मीटर होता है आपका एक गट्ठे में। वहीं एक गट्ठे में आपका कितना गज होता है? तो एक गट्ठे में आपका 2.75 गज, जिसको हम हिंदी में कहेंगे 2.25 गज होता है आपका एक गट्ठा में। तो इसे भी आपको याद रखना है। तथा एक गट्ठा में आपका 5.5 हाथ होता है। ये सारे मान आपको याद रखना है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं, तो एक गट्ठे में आपका 99 इंच हो जाएगा। वहीं आपका जो एक गट्ठा होता है, एक गट्ठे में आपका 2.5146 मीटर हो जाएगा। वहीं एक गट्ठे में आपका कितना गज हो जाएगा? तो एक गट्ठे में आपका 2.25 गज, जिसको हम लिखते हैं 2.75 गज। अगर हम इसको हिंदी में लिखना बोलना चाहें तो इसको हम बोलेंगे 2.2 गज, सॉरी यहाँ पे 2.3 होगा। 2.75 को हम बोलेंगे 2.3 गज होता है आपका एक गट्ठे में, यानी कि 2.75 गज, इसको आप याद कर लीजिएगा। वहीं एक गट्ठे में आपका कितना होता है हाथ? तो एक गट्ठे में आपका 5.5 हाथ होता है, जिसको हम लिखेंगे 5 सही 1/2 हाथ, जिसको हम बोल सकते हैं 5.5 हाथ होता है एक गट्ठे में। तो ये सारे मान आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये मान, आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक गट्ठे में आपका 2.5146 मीटर हो जाएगा। एक गट्ठे में आपका 2.25 गज यानी कि 2.75 गज हो जाएगा। और एक गट्ठे में आपका 5.5 हाथ यानी कि 5 सही 1/2 हाथ हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वही एक गट्ठे में प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा 99 इंच। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में किसान रथ सेवा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में किसान रथ सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 2010-11 के दौरान। 2010-11 के दौरान जो है उत्तर प्रदेश में किसान सेवा रथ कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो झांसी में आपको मिलेगा राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, झांसी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत में सर्वप्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भारत में सर्वप्रथम भूमि विकास बैंक की जो स्थापना यह की गई थी मद्रास में 1929 ईस्वी में, लगभग आपका 1929, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1929 ईस्वी में जो है मद्रास में सर्वप्रथम बार भूमि विकास बैंक की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको बताना है कि किस किस कमेटी की यानी कि समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आपको उस समिति का नाम बताना है जिसकी अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम बोलते हैं नाबार्ड, इसकी स्थापना जो है शिव रमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 12 जुलाई 1982 को जो है आपकी नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में सहकारी आंदोलन की जो शुरुआत है, सहकारी यहाँ पे बात हो रही है, तो 1904 में जो है भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तथा भारत में सहकारी आंदोलन का जो जनक है कहा जाता है एफ निकोलसन को। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एफ
निकोलसन को, एफ निकोलसन को जो है भारत में सहकारी आंदोलन का जनक कहा जाता है। वहीं भारत में सहकारी आंदोलन की जो शुरुआत है यह 1904 से मानी जाती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की जो स्थापना यह कहाँ पर की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वाराणसी में, जो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, यहीं पे राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा, वाराणसी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017 में। आप इसे याद कर लीजिएगा, 2017 में जो है उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया था। क्यों किया गया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो है 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया था, तथा यह जो आयोग है कृषक समृद्धि आयोग, इसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रयोगशाला से खेती तक कार्यक्रम की जो शुरुआत है ICAR के द्वारा, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा कब की गई थी? तो ICAR के द्वारा प्रयोगशाला से कृषि तक कार्यक्रम की जो शुरुआत है कब की गई थी? तो 1979 में। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1979 में जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1979, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रयोगशाला से खेती तक कार्यक्रम की यहाँ पे बात हो रही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में झूमिंग कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है? झूमिंग फार्मिंग की यहाँ पे बात हो रही है। तो भारत में झूमिंग कृषि जो है पूर्वोत्तर भारत में, यानी कि जो पूर्वोत्तर के हमारे एरिया हैं, जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया हैं, वहाँ पे अधिकतर जो है कृषि की पद्धति झूमिंग अपनाई जाती है। यानी कि झूमी जो खेती है यह झूमिंग खेती आपको मिलेगी पूर्वोत्तर प्रदेशों में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो भारत में सामान्यतः देखने को मिलती है कृषि की मिश्रित पद्धति, यानी कि मिश्रित खेती जो है भारत में सामान्यतः देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मिश्रित खेती, यानी कि ऑप्शन आपका बी आप याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और हाल ही में मातृभूमि योजना की जो शुरुआत है और किस राज्य सरकार के द्वारा की गई? एकदम लेटेस्ट का या करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो मातृभूमि योजना की जो शुरुआत है हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में मातृभूमि योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ग्रामीण विद्युत निगम का गठन किस वर्ष में किया गया? तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 1969 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1969 में जो है ग्रामीण विद्युत निगम का गठन किया गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1969 में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2009 को की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 2009 को जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त भारत के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना था, आपको बताना है। तो खुले में शौच मुक्त भारत का जो लक्ष्य था यह प्राप्त करना था कब तक? तो 2 अक्टूबर 2019 तक, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2019 तक जो है इस लक्ष्य को प्राप्त करना था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को आपका स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, कुमारप्पा समिति जिसका संबंध भूमि सुधार से है, इस समिति के द्वारा भूमि सुधार के संबंध में कौन कौन सा सुझाव दिया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। तो कुमारप्पा समिति का संबंध आपका भूमि सुधार से था, तथा इस कुमारप्पा समिति ने कौन कौन से सुझाव दिए थे? तो पहला सुझाव था कि राज्य व खेतों के वास्तविक जोतदारों के बीच से बिचौलियों का उन्मूलन करना, पहला सुझाव था। यानी कि बिचौलियों की समाप्ति करना। जो आपके मीडिएटर थे, जो बीच वाले आदमी थे, जो बिचौलिए थे, उनको सबसे पहले ख़त्म करना इस भूमि सुधार
के अंतर्गत पहला काम करने को कहा गया था कुमारप्पा समिति के द्वारा। और इसके बाद सेकंड सुझाव दिया गया था 6 वर्ष लगातार कृषि करने वाले को भूमि स्वामित्व के पूरे अधिकार दिए जाएं, यह सेकंड सुझाव दिया गया था। तीसरा सुझाव दिया गया था काश्तकारों की आर्थिक सहायता करना, यह तीसरा सुझाव था जो कुमारप्पा समिति ने दिया था भूमि सुधार के संबंध में। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। द विलेज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, आपसे पूछा जा रहा है। तो वंदना मदान इस पुस्तक के लेखक, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वंदना मदान। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, एक ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में कितने गांवों का कार्य देखता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो एक आपका जो ग्राम विकास अधिकारी होता है ये वर्तमान में 5 गांवों का कार्य देखता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 गांवों का। उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु जो स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम इसका संबंध किससे है। तो स्टैंड अप इंडिया का जो संबंध है आपका हो जाएगा महिलाओं, SC और ST से संबंधित आपका स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इस योजना को शुरू किया गया था उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम। चलिए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि इसकी शुरुआत जो है किस वर्ष में की गई थी, इसकी डेट आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, आपका जो 2021 का यहाँ पे 21 होगा, 2021 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण किया गया है इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश को स्थान मिला 6ठा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 6ठा स्थान था उत्तर प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में। वर्ल्ड आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण परियोजना जो है इसको कौन प्रायोजित करता है। तो उत्तर प्रदेश की जो कृषि विविधीकरण परियोजना है इसको प्रायोजित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, विश्व बैंक जो है इस कार्यक्रम को प्रायोजित करता है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा जो उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में नहीं की गई थी, आपको बताना है। तो आपका मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना की घोषणा की गई थी, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की घोषणा की गई थी, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की घोषणा की गई थी आपकी बजट में, परंतु आपका ऑप्शन डी वाली जो योजना है मुखबिर योजना, इसकी जो है घोषणा 2021-22 के बजट में नहीं की गई थी। तो ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मुखबिर योजना की घोषणा नहीं की गई थी 2021-22 के बजट में। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आइए इन 3 योजनाओं को देख लेते हैं क्या क्या योजनाएं थी जो बजट में घोषित की गई थी। तो पहली आपकी योजना यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, महिलाओं एवं बच्चों को मिलेगी कुपोषण की समस्या से निजाने के, महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए जो है आपकी योजना शुरू की गई थी मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, तथा इस योजना में जो है आपका 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरी स्कीम आपकी थी उत्तर प्रदेश क्या नाम था, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, और यह भी आपकी 2021-22 के बजट के दौरान शुरू की गई थी तथा इसमें भी आपका 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रस्ताव किया गया था। इसके बाद तीसरी योजना थी आपकी, क्या नाम था इसका, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, इसकी भी जो घोषणा है आपकी उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में की गई थी तथा इसका उद्देश्य क्या था, किसानों की आय को दोगुना करना। तो ये तीनों योजनाएं जो है आपकी बजट 2021-22 में घोषित की गई थी। इन तीनों योजनाओं के बारे में अगर आपको पूरा डिटेल में नॉलेज लेना है तो मैंने उत्तर प्रदेश की विशेष योजनाओं का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उनको आप देख लीजिएगा। इन तीनों योजनाओं के बारे में मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो पहले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि थी 35,000 रुपये, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तब इसको बढ़ाकर हाल ही में कर दिया गया है 51,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 51,000 रुपये की राशि जो है अब बढ़ाकर कर दी गई है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम किस समय पारित किया गया था, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम 1905 में पारित हुआ था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है 1950 वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1950 में इस
अधिनियम को पारित किया गया था। किस लिए? तो बिचौलियों, पट्टों के उन्मूलन, जमींदारों एवं जागीरदारों के सभी अधिकारों का उन्मूलन करने के लिए जो है इस जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम को पारित किया गया था उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा 1950 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1950। और लैंड सीलिंग क्या होती है? भूमि हदबंदी क्या होती है? आपसे पूछा जा रहा है। तो लैंड सीलिंग में आपका होता है भूमिपतियों से अतिरिक्त जमीन लेकर उसे भूमिहीनों के बीच बांटना, इसका राइट आंसर होता है। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। और लैंड सीलिंग से तात्पर्य होता है कि अधिक जमीन रखने वाले जो भूपति हैं उनसे अतिरिक्त जमीन लेकर उसे भूमिहीनों के बीच बांट देना। तो इसको, यह जो कानून होता है इसी को हम कहते हैं लैंड सीलिंग। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने सिफारिश की कि कृषि अक्षमता जमींदारी व्यवस्था के कारण है जिसका उन्मूलन होना चाहिए? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस कमीशन का आपका नाम हो जाएगा फ्लाउड कमीशन। फ्लाउड कमीशन ने जो है बताया था, कहा था कि कृषि अक्षमता जो है, कृषि में जो अक्षमता देखने को मिल रही है वह जमींदारी व्यवस्था के कारण है जिसका जल्द से जल्द उन्मूलन करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लाउड कमीशन। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। बंगाल भूमि कर आयोग की जो स्थापना थी 1938 में की गई थी, तथा इसी बंगाल भूमि कर आयोग को सामान्यतः हम फ्लाउड कमीशन के नाम से भी जानते हैं, तथा इसी फ्लाउड कमीशन ने ही कहा था कि कृषि अक्षमता जो है जमींदारी व्यवस्था के कारण पनपी है जिसका जल्द से जल्द उन्मूलन करना चाहिए, कि जमींदारी व्यवस्था को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए, इस फ्लाउड कमीशन ने कहा था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लाउड कमीशन। निम्नलिखित में से किस आधार पर काश्तकारों को बेदखल किया जा सकता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो मालगुजारी अदा ना करने पर जो है काश्तकारों को बेदखल किया जा सकता है। भूमि का गलत उपयोग करने पर जो है आपका बेदखल किया जा सकता है। भू संपत्तियों को किराए पर देने पर जो है आपको जो है काश्तकारों को बेदखल किया जा सकता है। तो यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। यानी कि जो आपके काश्तकार होते हैं उनको किस आधार पर भूमि से बेदखल किया जा सकता है? तो अगर वे मालगुजारी का आपका अदायगी नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में इनको बेदखल किया जा सकता है। अगर वे भूमि का गलत उपयोग करते हैं उस समय इनको आप बेदखल किया जा सकता है। इसके बाद भू संपत्तियों को अगर वो किराए पर दे देते हैं तो उस परिस्थिति में भी इनको जो है बेदखल किया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे पीआर की जगह पर कर लीजिएगा, पर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के तहत सरकार लगान सीधे रैयत यानी कि किसानों से वसूल करती थी? तो सरकार जो है किसानों से डायरेक्टली जो है किस व्यवस्था के अंतर्गत लगान वसूल करती थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वह सीधे किसानों से लगान वसूल किया करती थी। इसे आप याद कर लीजिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1773 ईस्वी में कहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था? तो सर्वप्रथम बार जो अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी अंग्रेजों के द्वारा बनारस में जो है लागू की गई थी। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बनारस में। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, बनारस में। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक परिवर्तन उत्तरदायी है किसके लिए? आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सामाजिक विघटन के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए, सामाजिक विकास के लिए, इन तीनों के लिए जो है आपका सामाजिक परिवर्तन उत्तरदायी माना जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार आयोग के अंतर्गत नहीं आता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से काश्तकारी सुधार आपका भूमि सुधार आयोग के अंतर्गत आता है, भूमि का चकबंदीकरण आता है, भूमि अभिलेखों का एकत्रीकरण आता है, परंतु बिचौलियों के बीच भूमि वितरण का जो है यह आपका भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें भूमि सुधार के अंतर्गत क्या होता है? बिचौलियों को समाप्त करना, बिचौलियों का उन्मूलन आता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, आप इसे याद कर लीजिएगा। भूमि सुधार में आता है बिचौलियों का उन्मूलन करना, बिचौलियों को समाप्त करना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, तथा ऊपर के जो तीनों हैं ये भूमि सुधार के अंतर्गत आते हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, दिया गया निम्नलिखित में से भूमि सुधार का मुख्य अवयव इसमें से कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो काश्तकारी सुधार मुख्य अवयव है, बिचौलियों का उन्मूलन मुख्य अवयव है, भूमि का चकबंदीकरण यह मुख्य अवयव, यानी कि तीनों जो हैं ये भूमि सुधार के मुख्य अवयव हैं। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं नकारात्मक सामाजिकरण, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसको हम नकारात्मक सामाजिकरण कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें से ग्रामीण समुदाय का तत्व मतलब कौन सा सही नहीं, आपको उसकी पहचान करनी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक विविधता, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो सांस्कृतिक विविधता है यह आपका जो है ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, और ऊपर के बाकी तीनों ग्रामीण समुदाय के तत्व हैं, परंतु सांस्कृतिक विविधता नहीं है। किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है, यानी कि किसी गांव का जो सामान्य नाम होता है वह किसको प्रकट करता है, आपको बताना है सामाजिक तौर पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी गांव का सामान्य नाम जो होता है सामाजिक तौर पर इसके समुदायगत मनोभाव को प्रकट करता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। समुदायगत मनोभाव को प्रकट करता है किसी गांव का सामान्य नाम, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह जो समुदायगत मनोभाव है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी एटीट्यूड, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लोगों का वह समूह जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोगों का वह समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए संगठित किया जाता है वह कहलाता है संघ, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, संघ कहलाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। और ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा का प्रतिपादक यहाँ पे आपसे पूछा गया कौन थे। तो ग्रामीण संप्रदायवाद यानी कि रूरल कम्युनलिज्म की अवधारणा के प्रतिपादक माने जाते हैं राधा कमल मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रामीण संप्रदायवाद के आपके प्रतिपादक माने जाते हैं राधा कमल मुखर्जी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का इसमें से प्रमुख गुण कौन सा नहीं है। तो इसमें से सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का इंपॉर्टेंट गुण कौन सा नहीं है। तो इसमें से समस्या का चुनाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। समस्या का जो चुनाव है यह सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रमुख गुण नहीं है। बाकी तीनों वस्तुनिष्ठता, वैज्ञानिक परिदृश्य, गुणात्मक सूचना, ये तीनों आपके सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति के प्रमुख गुण हैं। लेकिन समस्या का जो चुनाव है यह सर्वेक्षण का एक प्रकार का चरण होता है, यानी कि जो आपका सर्वेक्षण होता है, सर्वेक्षण का एक प्रकार का ये चरण होता है आपका समस्या का चुनाव। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रमुख गुण नहीं होता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यह होता क्या है समस्या का चुनाव। तो आपका समस्या का जो चुनाव होता है सर्वेक्षण के अंतर्गत सर्वेक्षण का एक प्रकार का स्टेज होता है, एक प्रकार का चरण होता है, जिसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी कि जो भी सर्वे किया जाता है उस सर्वे में बहुत सारे चरण होते हैं, बहुत सारे स्टेज होते हैं। तो उन विभिन्न प्रकार के स्टेजों में से यानी कि सर्वे यानी कि सर्वेक्षण के जितने भी स्टेज होते हैं उन स्टेज में से एक होता है आपका समस्या का चुनाव। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आपका जो समस्या का चुनाव है यह सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का गुण नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिया गया है आपके सामने, आपको बताना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम जिसका नाम पूरा है, इसका उद्देश्य आपसे पूछा गया है क्या था। तो पूरा का सभी उद्देश्य था विद्युत कनेक्टिविटी को गांवों तक पहुंचाना, बाजार कनेक्टिविटी को गांवों तक पहुंचाना, नॉलेज कनेक्टिविटी को गांवों तक पहुंचाने के ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पूरा डिटेल्ड यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है पूरा योजना के बारे में। पूरा का सबसे पहले आप नाम जान लीजिए क्या होता है।
प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरिया, यानी कि शहरी सुविधाओं को गाँवों तक पहुँचाना इसका मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरिया। तथा पूरा को जो है पूर्व हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके द्वारा जनवरी 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तुत किया गया था। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय जो था हमारा, उसने पूरा योजना को 3 वर्षों के लिए यानी कि 2004-05 से 2006-07 की अवधि के लिए 7 समूहों यानी कि 7 क्लस्टर में पायलट आधार पर लागू किया उस समय जब इसको प्रस्तुत किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य जान लीजिए। तो ग्रामीण एवं शहरी विभाजन को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों एवं शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य था। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आजीविका के अवसर एवं शहरी सुविधाओं को प्रदान करना गांव में मेन उद्देश्य था इस पूरा योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाएं तथा आर्थिक गतिविधियों में आपका क्या क्या शामिल है। जल एवं मल निकासी की सुविधा, गांव की सड़कों का निर्माण करना तथा उनका रखरखाव करना, ड्रेनेज की सुविधा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा गाँव में, स्किल डेवलपमेंट की सुविधा गाँव में तथा गांव की स्ट्रीट लाइटिंग, टेलीकॉम, बिजली उत्पादन तथा गांव से जुड़े पर्यटन आदि को जो है सम्मिलित करना। इसमें मतलब पूरा योजना के अंतर्गत ये सभी सुविधाएं जो है गांव तक पहुंचानी जानी थी। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कि पूरी तरह से जो शहरी सुविधाएं हैं उनको गांव तक पहुंचाना इसका मेन मोटिव था। बस सीधी तौर पर यह बात जान लीजिए आप। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में कृषि पार्क यानी कि एग्रो पार्क की स्थापना नहीं की गई है। तो लखनऊ में आपको मिलेगा एग्रो पार्क, वाराणसी में मिलेगा आपको, लेकिन गाजियाबाद में आपका एग्रो पार्क नहीं है। तो गाजियाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा यह जो योजना है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 को। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 25 सितंबर 2014 को आपकी दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना शुरू की गई थी। तथा कौन सा मंत्रालय इसका क्रियान्वयन करता है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के बारे में सारे फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इनको एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। सांख्यिकी का सामाजिक जीवन में काफ़ी महत्व है, इसके बावजूद इसमें निम्न में से कौन सी कमियां, कौन सी सीमाएं देखने को मिलती हैं, आपको बताना है। तो सांख्यिकी में कौन कौन सी कमियां देखने को मिलती हैं, तो इसमें केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन किया जाता है, ये मेन लिमिट इसकी है। इसके बाद इसका दुरुपयोग देखने को मिलता है, यह भी इसकी लिमिट है, कमियां है इसकी। इसके अलावा सांख्यिकी परिणाम का भ्रामक होना, यह भी इसका एक कमी है, एक सीमा है। यानी कि तीनों जो कमियां हैं ये आपके सांख्यिकी के ही अंतर्गत आती है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है। तो इसमें से साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग कौन सा नहीं है, तो इसमें से जो आपका लचीलापन है यह साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी तीनों उपकल्पना का निर्माण, प्राथमिक तत्व का संकलन और पुनरीक्षण, ये सभी आपके साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग होते हैं, परंतु जो लचीलापन है यह साक्षात्कार के उद्देश्यों का भाग नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो टॉप 50 MCQs का सेट नंबर 6 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए आप। थैंक यू, थैंक्स फॉर